इन दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट हमारा छठा है, जो हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो छठा प्रैक्टिस सेट आज हम देखेंगे, ठीक है। तब तक जिसने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। चलते हैं देखो क्वेश्चन पर। और जो आज क्वेश्चन है काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन है क्वेश्चन 39 से 43 तक तो गद्यांश के क्वेश्चन है हमारे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन 44 से देखेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, आप देख सकते हैं कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, ठीक है। ये जो घ व्यंजन है इसका उच्चारण स्थान पूछा जाता, ठीक। देखो काफ़ी सारे व्यंजनों के उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं, तो आज मैं आपको कुछ 2-4 मिनट लगेंगे, ठीक है, आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अगर बात करते हैं व्यंजनों की, तो व्यंजनों की संख्या वैसे तो 33 होती है। कितने व्यंजन होते हैं? व्यंजन की संख्या 33 है, ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ व्यंजन जो है जो इम्पोर्टेंट है वो पूछे जाते हैं स्पर्शी व्यंजन, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये याद रखनी होगी कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती। तो स्पर्शी व्यंजन होते हैं 25, ठीक। और ये जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं कौन कौन से होते हैं, तो देखो ये वर्ग है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ठीक है। कचट टप करके इनको याद रखते हैं। अगर इनको कंप्लीट लिखें, ठीक है, यानी 25 के 25 यदि व्यंजन लिखे जाएं तो क, ख, ग, घ, ण, ठीक है। फिर च, छ, ज, झ, आइए, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, प, फ, ब, भ और में, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, ये स्पर्शी व्यंजन हैं जो कि जिनकी संख्या क्या हो जाती है 25। देखो 5, 10, 15, 20 और 25, ठीक है। तो ये स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। अब इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी स्पर्शी व्यंजन से अगर वर्णमाला चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने के जो नंबर होता है वो इस स्पर्शी व्यंजनों से ही होता है, ठीक है। यानी मोर प्रोबेबिलिटी जो होती है वो स्पर्शी व्यंजन से क्वेश्चन पूछने की होती है। तो देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले तो इनके उच्चारण स्थान पूछे जाते हैं। तो आपको याद कैसे रखना, आपको KTM ट्रिक याद रखनी है, KTM यानी KTM 2 ट्रिक रखनी है, KTM 2 यानी इनसे उच्चारण स्थान किस तरीके से आप याद रख पाओगे। देखो के से तो हो जाएगा कंठ्य, कैसे हो जाएगा कंठ्य, यानी क वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं, यानी क है, ख है, ग है, घ है, ण है, ये सब इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य है, ठीक। T4 हो जाएगा तालव्य, यानी छ वर्ग के जितने भी हैं ये सब तालव्य होंगे। M का मतलब हो जाता मूर्धन्य, ठीक है, यानी जो ट वर्ग के हैं ये सब मूर्धन्य है। D से हो जाएगा दंत्य, ठीक, यानी त वर्ग के जो हैं ये सब दंत्य हो जाएंगे। और ओ से हो जाएगा औष्ठ्य, ठीक है। तो यानी प वर्ग के सब ये औष्ठ्य हो जाएंगे। तो क वर्ग सब कंठ्य हो जाएगा, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत्य और प वर्ग औष्ठ्य, ठीक है। तो ये तो हो गए इनके उच्चारण स्थान, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा इतना, ठीक। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखो आपसे पूछे जाते हैं कि अनुनासिक व्यंजन बताइए, अनुनासिक व्यंजन कितने कौन कौन से होते हैं। तो ये जो हर एक वर्ग का जो 5वां वर्ण होता तो इनको बोलते हैं अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, ठीक है। या इनको क्या बोल दिया जाता है, दूसरा नासिक्य बोल दिया जाता है। अनुनासिक या नासिक्य व्यंजन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या पूछा जाएगा, आपको पूछा जाता है सघोष और अघोष के बारे में, ठीक है, सघोष और अघोष। तो आप याद रखना, देखो ये जो पहला वर्ग है और दूसरा वर्ग है, ये दोनों जो होते हैं यानी पहले वर्ग के वर्ण और दूसरे वर्ग के वर्ण जो होते हैं ये तो कहलाते अघोष, यानी इनके उच्चारण करते समय हमारा जो कंठ होता है उसमें कुछ भी किसी प्रकार का भी घर्षण नहीं होता, ठीक है। और जो ये 3 बचे यानी तीसरा, चौथा और 5वां जो है ये आ जाते हैं सघोष में, ठीक है। तो अघोष और सघोष याद रखना है आपको, ठीक। और नेक्स्ट क्या पूछा जाता है इसमें, नेक्स्ट पूछे जाते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है, अल्प प्राण और महाप्राण। तो आप हमेशा याद रखना है आपको
जो पहला वर्ग होगा यानी क वर्ग, जो तीसरा होगा और जो पांचवा होगा यानी जो विषम स्थान वाले होंगे, ठीक है, पहला यानी ये, तीसरा और पांचवा यानी विषम स्थान वाले जो वर्ग हैं कॉलम हैं, ये तो हो जाते आपके अल्प प्राण। क्या हो जाते? अल्प प्राण, ठीक। और जो शेष बचे यानी जो विषम है जो सम स्थान वाले हैं 2 और 4, ये हो जाते महाप्राण, ठीक है, महाप्राण व्यंजन। तो आपको इतनी बात याद रखनी है, अघोष सघोष याद रखने हैं, अल्प प्राण महाप्राण याद रखने हैं, अनुनासिक याद रखने हैं, और ये हैं हमारे उच्चारण के आधार पर बोले जाने वाले व्यंजन, ठीक है। तो अब हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था घ कि घ जो है ये उच्चारण के आधार पर किस वर्ग में आएगा, ठीक है। तो ये कंठ्य में आता है, यानी घ जो है ये कैसा है, ये कंठ्य हो जाएगा, ठीक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा कंठ, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक पूरा समझ आया होगा, ठीक है। व्यंजन 33 होते हैं, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, बाकी ये जो सब हैं इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, अपने से बड़ों को सादर संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी अपनों से बड़ों को सादर संबोधित करना है तो किस प्रकार आप, यानी चिन्ह किसका यूज करोगे, प्रश्नवाचक का, विस्मयादिबोधक का। देखो विस्मयादिबोधक का प्रयोग करते हैं हम, विस्मयादिबोधक इस तरीके से जो चिन्ह होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 46 क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोगवाह हैं। देखो अयोगवाह व्यंजन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अयोगवाह की अगर बात करते हैं तो अयोगवाह कौन कौन से होते हैं, अयोगवाह व्यंजन, ठीक है, कितने होते हैं। पहली बात तो 2 होते अयोगवाह, और 2 होते कौन कौन से हैं, तो एक तो होता अंग और एक होता अह। तो अंग और अह ये 2 क्या हैं, ये अयोगवाह व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अयोगवाह वर्ण है अंग और अह, ठीक। तो 2 इनकी संख्या होती, इसमें यही पूछा गया कुल कितने अयोगवाह होते हैं, तो 2, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, यानी स्त्रीलिंग शब्द बताना है। तो स्त्रीलिंग उपहार है ना, राम ने हरि को उपहार दिया, ठीक है। तो दिया इसका मतलब क्या हो गया, ये तो पुल्लिंग हो गया, ठीक। महाभारत सबसे प्राचीन ग्रंथ है, ठीक है, तो ये भी पुल्लिंग में आ जाएगा। मस्तक, उसका मस्तक सर के मारे फटा जा रहा है, ठीक है, तो जा रहा है, फटा जा रहा है, ये भी पुल्लिंग हो गया। लेकिन प्रेमचंद की काफ़ी अच्छी रचनाएं हैं, तो रचनाएं जो हो जाएगा, ये रचना क्या हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो लिंग होता है तो लिंग का निर्धारण किस पर किया जाता है, ठीक है। संज्ञा पर, सर्वनाम पर, क्रिया पर, कर्ता पर, कर्म पर, किसके आधार पर लिंग का निर्धारण किया जाता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि कल मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। यानी स्वयं बताना, स्वयं में कौन सा सर्वनाम है। देखो सर्वनाम के बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है कि सर्वनाम की संख्या कितनी होती है, तो आप जानते हैं सर्वनाम की संख्या कितनी है। चलो रिवाइज करवा देते हैं। सर्वनाम जो होते हैं, सर्वनाम की संख्या 6 होती है, यानी सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और 6 भेद कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, 6 के 6 नाम, ठीक है। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं। पहला तो होता पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक। नेक्स्ट है निश्चयवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हो जाता अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हो जाता संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हो जाता प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और नेक्स्ट एंड लास्ट हो जाता निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये प्रकार होते हैं सर्वनाम के। अच्छा, इसमें कई बार सवाल पूछा जाता है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, तो आप हमेशा याद रखोगे पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता उत्तम पुरुष, दूसरा होता मध्यम पुरुष, और तीसरा होता अन्य पुरुष, ठीक है।
तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। और इसमें जो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया है कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो स्वयं का मतलब क्या है, इसमें कौन सा हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। गोदान किसका उपन्यास है, इंपॉर्टेंट है गोदान। ठीक है, और मैंने लास्ट वीडियो में भी गोदान के बारे में बताया था किसका उपन्यास है, तो प्रेमचंद जो है इनका उपन्यास है गोदान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या है। देखो पीपर पात सरिस मन डोला, इसका क्या मतलब है। देखो पहली बात तो उपमेय और उपमान होते क्या है, उपमेय और उपमान। ठीक, तो देखो उपमेय और उपमान के बारे में यदि थोड़ी सी चर्चा की जाए, उपमेय और उपमान, उपमेय उपमान होते क्या है। तो उपमेय तो होता है जिसकी उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए, ठीक है, यानी जिसकी तुलना की जाए। और उपमान क्या होता है, जिससे उपमा की जाए, जिससे उपमा की जाए यानी तुलना की जाए। ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है कि पीपर पात सरिस मन डोला, यानी मन की तुलना जो है, जो मन की तुलना है वो पीपर पात यानी पीपल के पत्ते से की जा रही है। मन की तुलना पीपल के पत्ते से की जा रही है, तो इसमें बताना है अब हमें। ठीक है, और क्या बताना है, उपमेय बताना है, उपमेय। ठीक, यही तो है, पीपर पात सरिस मन डोला में उपमेय क्या होगा। तो देखो उपमेय जिसकी उपमा की जाए, तो किसकी उपमा की जा रही है, मन की। मन की तुलना किससे जा रही है, पीपल के पत्ते से। ठीक है, तो मन क्या हो जाएगा इसमें, है ना, जिसकी उपमा की जाए। उपमा किसकी की जाए, मन की, तो इसलिए मन क्या हो जाएगा, उपमेय। और जिससे की जाती है, किससे की जा रही है, पीपल के पत्ते से, और जिससे की जाती है वो क्या होता है, उपमान। ठीक है, तो इसमें मन हो जाएगा उपमेय और पीपल के पत्ता हो जाएगा उपमान। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये बात भी क्लियर हुई होगी। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा मन, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द है, यानी वह स्त्री जिसका पति परदेश गया हो। ठीक, अच्छा देखो इसमें 2-3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे एक है नवोढ़ा, यह है नवोढ़ा। तो नवोढ़ा किसको कहा जाता है, देखो ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, नवोढ़ा किसको कहा जाता, नवोढ़ा कहा जाता है कि जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो। नवोढ़ा का मतलब है हाल ही में जिसका विवाह हुआ हो। प्रवत्स्यत पतिका का मतलब होता है जिसका पति विदेश जाने वाला हो। ठीक है, जाने वाला हो, गया हो नहीं, जाने वाला हो, उसको बोलते प्रवत्स्यत पतिका। प्रोषित पति का मतलब होता है जिसका पति विदेश गया हो। ठीक है, जिसका पति विदेश गया हो उसको बोलते हैं प्रोषित पति का। एक है आगत पति का मतलब है जिसका पति विदेश से लौटा हो, यानी जिसका पति विदेश से आया हो उसको बोलते हैं आगत पति का। तो इसमें जो जिसका पति प्रदेश गया हो उसका आंसर हो जाएगा प्रोषित पति का। ठीक है, उम्मीद है चारों ऑप्शन आपको क्लियर हुए हैं। नवोढ़ा का मतलब है जिसका हाल ही में विवाह हुआ हो। प्रवत्स्यत पतिका का मतलब है जिसका पति विदेश जाने वाला हो। प्रोषित पतिका का मतलब है जिसका पति विदेश से मतलब जिसका पति विदेश गया हो। और आगत पतिका का मतलब है जिसका पति विदेश से लौटा हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है मिट्टी का तत्सम शब्द क्या होगा। तो मिट्टी का तत्सम शब्द आपको याद रखना मिट्टी का नहीं होता, इसका होता मृत्तिका। ठीक है, मिट्टी का तत्सम क्या होगा, मृत्तिका होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। ठीक है, अच्छा कुछ मैंने आपको एक दिन काफ़ी सारे तत्सम तद्भव बताए थे। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ उनको ही। जैसे देखो ये बताए थे मैंने तत्सम तद्भव। ठीक, ये तद्भव है, इधर तत्सम है। जैसे बनारस का तत्सम होता वाराणसी। करेला का होता कंडूर। केवट का होता कैवर्त। कछुए का होता कच्छप। चितेरा का होता चित्रकार। बीघा विग्रह। बादल वारिद। पांत पंक्ति। मक्खी मक्षिका। भैंस महिष। भानजा भागिने। ठीक है, भानजा भागिने यानी कि भागिने किसको बोलते, मतलब बहन, यानी बहन का पुत्र भांजा। बाजा बाध्य। बिच्छू वृश्चिक। बनिया वणिक। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं तत्सम तद्भव। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है जासूसी तिल्लिस्मी आदि
साहित्य में कौन सा रस होता है? तो देखो ये जो जासूसी, तिलिस्मी आदि साहित्य हैं इनमें अद्भुत रस होता है। ठीक है, अद्भुत रस होता है, आपको हमेशा ये बात याद रखनी है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54 और 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही युग्म बताना है। यानी जो युग्म यानी जो जोड़ा विलोम है, यानी जो जोड़े में एक दूसरे के विपरीत दिखाए गए हैं यानी विलोम शब्द दिए गए हैं वो बताना है। ठीक, इप्सित, अभिप्सित, अमित, समित, हया, बेहया। देखो इसका जो सही विलोम शब्दों का जोड़ा होगा वो हया और बेहया होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है? विपरीतार्थक शब्द हैं यानी विलोम शब्द हैं एक दूसरे के, हया और बेहया, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है जिसे काटा न जा सके, जिसे काटा ना जा सके एक शब्द बताना है। अकाट्य, अकाट्य, अकाट्य या आकट्य। तो अकाट्य जो है इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा? अकाट्य। ठीक, अकाट्य, ऑप्शन सी। ठीक है, काट्य हलंत वाला, आधा ट लगेगा इसमें, अकाट्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल घिर आए और बारिश होने लगी, रचना की दृष्टि से वाक्य है। यानी ये वाक्य जो है वो किस प्रकार का वाक्य है ये हमको बताना है। ठीक है, यानी बादल घिर आए और बारिश होने लगी। देखो अगर इस क्वेश्चन को लिखते ना, बादल, क्वेश्चन क्या है? बादल घिर आए, बादल घिर आए और बारिश होने लगी। ठीक, बादल घिराए और बारिश होने लगी। देखो इसमें जो है दो वाक्य प्रधान वाक्य हैं। एक तो बादल घिर आए और बारिश होने लगी। ठीक है, दो प्रधान वाक्य हैं और इन प्रधान वाक्यों को और ने जोड़ दिया। और ये और जो है ये क्या होता? ये होता है समुच्चय। कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया था, समुच्चय बोधक योजक शब्द है। ठीक है, समुच्चय बोधक योजक शब्द कहलाता। और तो जब किन्हीं दो प्रधान वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक योजक शब्द के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो वह वाक्य क्या कहलाता है? किस प्रकार का वाक्य कहलाता है वो? तो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। ठीक है, संयुक्त वाक्य कहलाता है। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या होगा? संयुक्त वाक्य ये होगा। ठीक, रचना के आधार पर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल है। देखो सुरेश गीत गा रहा था, पता नहीं उसने कब तक गाया होगा। ठीक है, यानी अभी जो है ये समाप्त तो हुआ नहीं है। जब समाप्त नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या है? भूतकाल में है, भविष्य में तो आया नहीं। ठीक है, भूतकाल कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल का ये वाक्य होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अति उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? देखो अति उपसर्ग से बताना तो अत्यधिक, देखो अत्यधिक गलत लिखा हुआ है, अत्यधिक ये भी गलत लिखा हुआ है, आत्मिक, आत्मिक। ठीक है, तो आत्मिक भी गलत लिखा हुआ है, यानी आत्मिक में जो है वो अति उपसर्ग नहीं होगा। लेकिन अत्यधिक, अगर आप अत्यधिक को लिखोगे तो अत्यधिक लिखा जाएगा अति धन अधिक। तो अधिक शब्द से पहले जो भी शब्दांश लगेगा वो क्या कहलाता? वो उपसर्ग कहलाता है ना। कई बार मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि जब किसी मूल धातु से पहले कोई शब्दांश लगता उसको उपसर्ग कहा जाता, और किसी मूल धातु के बाद अगर कोई शब्दांश जुड़ेगा तो उसको प्रत्यय कहा जाता। ठीक है, हमेशा ये बातें आपको याद रखनी है। तो इसमें अति जो होगा वो उपसर्ग होगा। ठीक है, किसमें? अत्यधिक में, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। देखो शुद्ध शब्द बताना इसमें कौन सा होगा। ठीक है, कुछ पहला है आशीर्वाद। देखो आशीर्वाद दिया हुआ है तो ध्यान से देखना, आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है क्योंकि आशीर्वाद जो लिखा जाता है वो ये शुद्ध है। ठीक है, आशीर्वाद इस तरीके से लिखा जाएगा। आजीविका, आजीविका ठीक लिखा हुआ है क्योंकि आजीविका जो है वो इसी तरीके से लिखा जाता, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्ययन, अध्ययन लिखा जाता इस तरीके से। ठीक, और ऊनी, ये ऊनी है, ऊनी लिखा जाता, बड़ा ऊ बनेगा ऊनी। ठीक, तो ये जो है ये शुद्ध शब्द हैं, आपको हमेशा याद रखने हैं। तो इसमें जो शुद्ध दिया हुआ था ऑप्शन में वो आजीविका शुद्ध दिया था, इसलिए ऑप्शन बी हमारा ठीक आंसर
हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है नरेंद्र के लिए सही संधि विच्छेद चुनिए। ठीक है, यानी नरेंद्र, तो देखो नरेंद्र में क्या हो जाएगा, कई बार बताना है आपको, इसमें संधि बतानी है कि इसमें संधि कौन सी होगी, ये आपको बताना है। तो नरेंद्र क्या होगा, नर धन इंद्र, नरधन इंद्र यानी नरेंद्र। ठीक, नरेंद्र यानी ए और ई मिलकर के क्या बना देंगे, ए बना देंगे। और जब किसी भी शब्द के बीच में मध्य में ए ओ अर की साउंड सुनाई दे तो उसमें कौन सी संधि होती है, बताओ जल्दी। तो उसमें गुण संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद बताना, तो नर धन इंद्र हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, नरधन इंद्र, और गुण स्वर संधि इसमें हो जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है वीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए। ठीक है, वीर के लिए सही शब्दों वाली, यानी वीर के लिए पर्यायवाची देखने हैं तो किस ऑप्शन में वीर के सही पर्याय लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला है शूर, योद्धा, बहादुर। शूर युद्ध, देखो युद्ध नहीं होता। सूर, ये वाला शूर गलत लिखा हुआ, सूरा गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिश क्या करो, अगर आप कंफर्म नहीं कर पा रहे हो तो ऑप्शनों को एलिमिनेट कर लिया करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्दों को पहचानिए। विदेशी शब्द बताने हैं इसमें, देखो निद्रा है, अचरज, चबूतरा। ठीक है, ये क्या है, ये सब हमारे देशी शब्द हैं, लेकिन विदेशी क्या है, जैसे अलमारी है, तो अलमारी शब्द क्या है, एक हमारा विदेशी शब्द है। और ये अलमारी शब्द कहाँ का है, तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ठीक है, किस भाषा का, पुर्तगाली भाषा का शब्द है अलमारी। ठीक, मैंने कई बार आपको जो है ये भाषा के शब्द जो हैं ये बताए हैं। ठीक है, तो आपको इतनी बात याद रखनी है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको बताऊं कि कौन कौन से मैंने आपको शब्द बताए थे और भी जो भाषाओं के थे, देखो एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे मैंने बताया था मलेरिया, डॉक्टर, पिन, लाइब्रेरी, टॉफ़ी, ये सब क्या है, अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। यतीम, हुक्म, लिफाफा, शराब, नहर, नकल, किताब, ये सब अरबी भाषा के शब्द हैं। सरकार, बर्फ़ी, मकान, जादू, जुर्माना, कुश्ती, ये सब क्या है, फ़ारसी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, तो देखो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए ये जो विदेशी शब्द है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूछे जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हर एक भाषा के लगभग 15 या 20 शब्द याद होने चाहिए। ठीक है, अंग्रेजी भाषा के भी, अरबी भाषा के भी, फ़ारसी के भी, पुर्तगाली के भी, और हमारे जो देशी शब्द हैं यानी देशी शब्द हैं वो भी। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जगा। मतलब हवा के ज़ोर से सोता हुआ सागर जग रहा है। ठीक है, तो देखो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं, जब भी किसी भी पंक्तियों में मन, मानो और मनहूँ, मन मानो मनहूँ और जन जानो और जनहूँ, अगर किन्हीं भी पंक्तियों में मन मानो मनहूँ, जन जानो जनहूँ ये शब्द आ जाएं तो हमेशा याद रखना उनमें कौन सा अलंकार होता, उत्प्रेक्षा अलंकार होता, और इसमें जो है मानो शब्द आ रहा है। ठीक है, ये एक ट्रिक है, अच्छी ट्रिक है। ठीक है, आपको उत्प्रेक्षा अलंकार को यदि ट्रिक याद रखनी है तो ये याद रखना, मन मानो मनहूँ, जन जानो जनहूँ अगर आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार उसमें हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं। ठीक है, तो देखो वसंत तिलका जो छंद होती है उसमें प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। ठीक है, यानी 14 जो होते हैं मात्राएं जो हैं वो उसमें होती हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है समानार्थी शब्द की जोड़ी। समानार्थी क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, इनमें समानार्थी शब्द की जोड़ी कौन सी नहीं है ये हमें देखना है, बताना है। क्या सुमन और पुष्प समानार्थी जोड़ी है, तो बिल्कुल सुमन और पुष्प जो है यानी फूल के सब ये पर्यायवाची हैं, फूल को पुष्प भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं। ठीक है, निशा, निशाचर, देखो निशा और निशाचर ये सही नहीं है, क्योंकि निशा का मतलब होता है रात और निशाचर का मतलब होता है राक्षस। ठीक, निशा का मतलब रात और निशाचर का मतलब राक्षस, तो ये जो है वो समानार्थी जोड़ी नहीं है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जबकि चारपाई और खटिया ये समानार्थी शब्द है, और पाठशाला और विद्यालय ये भी समानार्थी शब्द हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। बिल्ली के गले में घंटी बांधना के अर्थ का उचित विकल्प चुनिए। देखो, बिल्ली के गले में घंटी बांधना का क्या अर्थ होगा? घंटी सुनने के मज़े लेना, अपने को संकट में डालना, बिल्ली को सजाना या बिल्ली को क्रोधित करना। देखो, बिल्ली के गले में घंटी बांधने का क्या मतलब है कि अगर बिल्ली के गले में घंटी बांधी जाएगी तो बिल्ली जहाँ भी जाएगी लोगों को पता चलेगा, क्योंकि घंटी बजेगी। इसका मतलब क्या है कि बिल्ली जो है अपने लिए क्या कर लिया, उसने संकट पैदा कर लिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपने को संकट में डालना, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। वाक्य में अशुद्ध अंश बताना। मैंने यह कार्य या काम कर लेना चाहिए। देखो, मैंने गलत है, क्योंकि मैंने के स्थान पर अगर आप मुझे लिखोगे, मुझे यह काम कर लेना चाहिए, तो बेस्ट होगा। ठीक है, तो इसलिए इसमें जो अशुद्ध होगा वो मैंने होगा, क्योंकि मैंने के स्थान पर मुझे होना चाहिए था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? इंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें होते हैं 11 वर्ण, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता कौन है? इम्पोर्टेंट है ये नाटक अंधेर नगरी, और बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे आप अंधेर नगरी को। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है इसके राइटर है, यानी रचयिता है, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट 70 क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में अशुद्ध अंश को इंगित करना है, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा अशुद्ध है। और अगर ऑप्शन मतलब सेंटेंस यानी वाक्य हमारा ठीक है तो ऑप्शन डी को चुनना है। ठीक है, पढ़ते हैं वाक्य क्या है। जो मनुष्य राष्ट्रप्रेमी होता है उसको देश की एक न एक वस्तु से प्रेम हो जाता है। जो मनुष्य राष्ट्रप्रेमी होता है उसको देश, देखो उसको नहीं, मुझे लगता है उसको के स्थान पर उसे जो होगा वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो उसको के स्थान पर उसे कर दो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसको के स्थान पर उसे आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अथवा शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है? ये जो अथवा शब्द है ये एक क्या है? देखो, अथवा शब्द क्या है? अथवा शब्द एक अव्यय है। अव्यय क्या होते? वह शब्द जिनका लिंग वचन आदि से कोई भी चेंज ना किया जा सके, मतलब कोई उसका ना तो लिंग बदल सकते हैं, ठीक है, यानी उसका कुछ पता नहीं चल सके, ना तो लिंग के आधार पर अलग कर सकते हो, उसको विभेद कर सकते हो, और ना ही आप वचन के आधार पर विभेद कर सकते हो उसमें, तो वो क्या कहलाता? अव्यय कहलाता। जैसे अथवा है तो अथवा क्या हो जाएगा? एक अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सम्मिलित है? यानी ये जो पार्ट्स हैं ये संधि के किस भेद में आते हैं? ठीक है, देखो संधि के बारे में मैंने आपको लास्ट भी बताया था, लास्ट प्रैक्टिस सेट में। संधि में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। देखो, संधि कितने प्रकार की होती? संधि होती 3 प्रकार की। ठीक, 3 प्रकार बताए। संधि के कौन कौन से प्रकार होते? एक तो होता स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा होता व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, और तीसरा होता विसर्ग संधि। ठीक है, ये 3 प्रकार की संधि होती, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब बात करते हैं स्वर संधि के कितने प्रकार होते। तो स्वर संधि के आप हमेशा याद रखोगे कितने प्रकार होते? 5 प्रकार होते स्वर संधि के। ठीक है, 5 प्रकार होते। व्यंजन संधि सिंगल है और विसर्ग संधि भी सिंगल है। ठीक है, अब स्वर संधि के कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं? स्वर संधि के अगर प्रकार की बात करते हैं, जैसे दीर्घ स्वर संधि हो जाता, दीर्घ स्वर संधि, ठीक, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, आयादी स्वर संधि, और एक हो जाता दीर्घ गुण यण आयादी, और 5वां क्या हो जाता? 5वां हो जाता है आपका दीर्घ गुण यण वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, वृद्धि स्वर संधि। तो ये 5 प्रकार हो जाते स्वर संधि के। तो यही प्रकार पूछे थे कि दीर्घ गुण यण आयादी और वृद्धि ये सब किसके हैं? तो ये स्वर संधि के
प्रकार आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या आंसर हो जाएगा। स्वर संधि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पूछा गया आपसे, निम्नलिखित समास विग्रह को अन्य किस नाम से संबोधित किया जाता है। पद्म आसन है जिसका, देखो पद्म आसन है जिसका, उसको कहा जाता है, यानी ये जो है इसके लिए शब्द यूज होता है लक्ष्मी जी। ठीक है, तो ये जो है ये तीसरे शब्द की ओर इशारा किया जा रहा है, अर्थ तो इसका होगा लक्ष्मी। और अगर इसमें समास पूछा जाए कि इसमें समास कौन सा होगा, तो इसमें समास हो जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास, ठीक, हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट है, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा, केवल विशेषण होगा, केवल विशेष्य होगा, विशेषण और विशेष्य दोनों होंगे, या कोई भी नहीं होगा। देखो अगर विशेषण और विशेष्य की यदि बात करते, हालांकि मैं डेली बता रहा हूँ आपको विशेषण के बारे में, तो देखो विशेषण और विशेष्य होते क्या हैं। विशेषण क्या है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। ठीक है, यानी विशेषता बताने वाले शब्द को तो विशेषण कहा जाता, और जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, और अब इसमें देखते हैं, इसमें शब्द आया है हमारा पांडु। क्या शब्द आया, पांडु। तो देखो पांडु शब्द के दो अर्थ निकल जाते हैं, क्योंकि एक अर्थ तो होता पांडु का पीला। ठीक है, पीला, तो अगर पीला शब्द होगा तो पीला क्या हो जाएगा, ये एक भाई गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा विशेषण। लेकिन अगर इस पांडु को, जो महाभारत में पात्र थे ना 5, महाभारत के जो 5 पात्र थे उनको पांडु कहा गया, तो उनके लिए यदि इसको यूज़ करोगे तो वो हो जाएगा विशेष्य। ठीक है, यानी इस पांडु शब्द में विशेषण, यानी पांडु शब्द में विशेषण भी हो जाएगा और पांडु शब्द विशेष्य भी हो जाएगा, ये दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा, विशेषण और विशेष्य दोनों हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग शब्द बताना कौन सा है। इच्छा स्त्रीलिंग शब्द है। राष्ट्र, ठीक है, राष्ट्र जो होगा वो पुल्लिंग होगा, जबकि रक्षा और योग्यता ये दोनों भी स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, आपको फिर एक सवाल बताना है कमेंट बॉक्स में टाइप करके कि लिंग का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम के पहले मैंने बताया था, अब ये क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, कि लिंग का निर्धारण जो है वो किस आधार पर किया जाता है। तो दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता। तो अगर आपको ये सेट, ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करो, ताकि चैनल को सपोर्ट हो और चैनल जल्दी से हमारा 1000 क्रॉस करे, 1000 सब्सक्राइबर। ठीक है, और आप में से अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक किसी ने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, मिलते हैं कल नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए। ठीक है, ओके बाय।